गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों मैं आपको त्वरण वाला टॉपिक पढ़ा रही थी। ठीक है। हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आपको मैं कई दिनों से आपका चैप्टर नहीं ले पा रही थी, आपको वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो बच्चों तो इसलिए आज मैंने आपको बहुत समय बाद एक वीडियो बना रखा है और आगे भी अब रूटीन जारी रहेगा। ठीक है। तो बच्चों मैं आपको मोशन में त्वरण वाला टॉपिक पढ़ा रही थी। त्वरण में आपको मैंने बताया था त्वरण क्या होता है। वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण बोलते हैं। ठीक है बच्चों, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण को हम कैपिटल स्मॉल ए से दिखाते हैं। ठीक है। और मैं आपको बताना चाह रही थी कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। त्वरण को हम कई रूपों में हम जानते हैं। सबसे पहले आपको बता धनात्मक त्वरण। ठीक है। त्वरण को हम धनात्मक भी कहते हैं। त्वरण जब वेग की दिशा में होता है तो इसको त्वरण बोलते हैं, इसको धनात्मक त्वरण बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बच्चों, धनात्मक त्वरण क्या होता है। धनात्मक त्वरण जब त्वरण का सिंबल क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन समय। वेग में परिवर्तन माने दो हमें वेग, हमारे पास दो वेग होंगे। एक होगा प्रारंभिक वेग, दूसरा होगा अंतिम वेग। ठीक है। एक होगा इनिशियल वेलोसिटी, दूसरा होगा फाइनल वेलोसिटी अपॉन टाइम। उसमें उसको तय करने में जो समय लगेगा उस अपॉन टाइम, तो इसको बोलते हैं, ये होता है वेग का त्वरण का। जब इनिशियल वेलोसिटी जो प्रारंभिक वेग होगा अंतिम वेग से कम होगा तो ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे धनात्मक त्वरण। ठीक है, उसको हम बोलेंगे धनात्मक त्वरण। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर हम 50 ले रखा है, 50 माइनस 20, अगर हमारा प्रारंभिक वेग कम है और अंतिम वेग ज्यादा है और इसको हम 10 से इसको तय करने में लग रहे हैं 5 सेकेंड, तो हम इसको कितना आ रहा है 30 अपॉन 5। ठीक है, तो 5 6 जा 30, तो 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये कौन सा वेग कहलाएगा, ये कहलाएगा धनात्मक त्वरण। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक वेग जो है अंतिम वेग से कम है। दूसरा मैं बता रही हूं आपको ऋणात्मक वेग। जब त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होता है, विपरीत दिशा में कब होता है, जब जो होता है जो हमारा अंतिम वेग जो होगा वो कम होगा और हमारा प्रारंभिक वेग होगा वो ज्यादा होगा अपॉन 5। ठीक है, तो कितना होगा 40 अपॉन 5, तो कितना आ जाएगा 5 8 जा, तो कितना होगा 8, ये कितना आ जाएगा -40 आ जाएगा। 100 में से 60 जाएगा तो -40 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक, इसको बोलेंगे हम ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, इसको बोलेंगे ऋणात्मक त्वरण। बच्चों ऋणात्मक त्वरण हुआ जब ये वेग की विपरीत दिशा में होता है, तो इसको हम बोलते हैं ऋणात्मक त्वरण। ठीक है बच्चों, अब अगला हम पढ़ेंगे त्वरण एक समान त्वरण। जब कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है, ठीक है, कोई भी वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो वो समान समय अंतराल में समान रूप से वेग में परिवर्तन होता है, उसको हम बोलते हैं एक समान चाल। समझ लो, इसको आगे हम ग्राफ में भी सीखेंगे। समझ लो एक हर घंटे में, जैसे हमने टाइम लिया, यहाँ पे हमने किलोमीटर लिया, हर घंटे में जैसे एक पहला घंटे में कोई गाड़ी 10 किलोमीटर चल रही है, दूसरे घंटे में फिर 20 किलोमीटर चल रही है, तीसरे घंटे में 30 किलोमीटर चल रही है, चौथे घंटे में, ठीक है, चौथे घंटे में चल रही है कितनी 40 किलोमीटर चल रही है। तो देखिए जो हमारा वेग में परिवर्तन है, हर किलोमीटर में समान रूप से वेग में परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, समान दर से वेग में इंक्रीज, टाइम के साथ साथ वेग में जो है समान रूप से, तो इसको बोलेंगे हम एक समान त्वरण। तो एक कैसा त्वरण कहलाएगा, एक समान त्वरण। जब गाड़ी भीड़ भाड़ वाले एरिया में चलती है तो, या फिर गाड़ी कोई सड़क पे चल रही है और वहां पे ट्रैफिक है, तो वहां पे कौन सा त्वरण, तो वहां पे क्या होगा, जैसे हर घंटे में ये टाइम है, ठीक है, ये किलोमीटर है, तो हर घंटे में जो दर है चाल है गाड़ी की वो बदलती जा रही है, कभी कम हो रही कभी ज्यादा हो रही है। जैसे पहले घंटे में गाड़ी चल रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हवा से, दूसरे घंटे में चल रही है 15 किलोमीटर, तीसरे घंटे में चल रही है 25 किलोमीटर। तो देखिए आप इनको, पहले घंटे में गाड़ी चली 10 किलोमीटर, तो दूसरे घंटे में चली वो 15 किलोमीटर, उसने डिस्टेंस कवर किया, तो कितना चली वो 5 किलोमीटर। तो तीसरे घंटे में कितनी चली 15 से 25, ठीक है, 10 किलोमीटर और चली। तो इसमें जो देखिए डिफरेंस, हर घंटे में गाड़ी का जो है वो अलग अलग दर से चल रही है, उसकी चाल अलग अलग होती जा रही है, तो इसको हम बोलेंगे
असमान त्वरण। ठीक है बच्चों, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बच्चों आगे मैं आपको बताऊंगी गति। गति को हम ग्राफीय प्रदर्शन, गति कोई भी गति जो है उसका हम ग्राफीय प्रदर्शन कैसे करेंगे, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में हमारे दो प्रकार की इसको दो प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं। नंबर एक है दूरी समय ग्राफ, दूरी और समय ग्राफ हम ले सकते हैं। दूसरा है वेग समय ग्राफ। हम ये दो प्रकार के ग्राफ आपको बताएंगे बच्चों। ग्राफिक गति का ग्राफिक प्रदर्शन, तो दो प्रकार के ग्राफ बनेंगे, एक होता है दूरी समय ग्राफ, दूसरा होगा वेग समय ग्राफ। ठीक है, और दूरी समय ग्राफ से हमें क्या चीज पता चलेगी, दूरी और समय से हमें क्या पता चलेगा। देखिए हम इसमें दो एक्सिस लेंगे, एक होगा एक्स एक्सिस, एक होगा बच्चों ये हमारे ऊपर जो खड़ी लंब है ये, उसको हम वाई एक्सिस लेंगे, और ये एक्सिस है। वाई एक्सिस में हम लेंगे दूरी। ठीक है, ठीक है, दूरी, और एक्स एक्सिस में हम लेंगे समय, इसको हम समय दिखाएंगे इसमें। ठीक है, तो यहां पर हम दिखा रहे हैं दूरी समय ग्राफ में, अगर कोई व्यक्ति एक समान चाल से चल रहा है, अगर कोई वस्तु एक समान चाल से चल रही है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, एक समान चाल है उसकी। ठीक है, एक समान चाल से चल रही है तो उसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन क्या है। एक समान चाल का मतलब क्या हुआ, हर घंटे में। ठीक है, ये हर घंटे में 1 घंटे। ठीक है, ये हम इसको टाइम दिखा रहे हैं, हर घंटे में उसकी चाल जो है, ठीक है बच्चों, तो हर घंटे में उसकी चाल एक समान चाल से चल रही है, तो हर घंटे में समान रूप से उसकी चाल, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या आएगा, हाँ एक सीधी रेखा आएगी। देखिए हर घंटे, पहले घंटे में 10 किलोमीटर, अब मैंने आपको बताया था एक समान चाल में कैसा ग्राफ, तो उसकी ग्राफ कैसा बनेगा, एक सीधी रेखा बनेगी, सीधा स्लोप बनेगा। ठीक है, हर घंटे में देखिए उसका जो ग्राफ का है वो हर घंटे में वो समान रूप से, समान दर से जो चाल में दूरी है वो हर घंटे में समान दूरी कवर कर रहा है कोई भी वस्तु। ठीक है, तो ये ग्राफ हमें कैसे दिखाई देगा, सीधी दिखाई देगा। तो इससे हम इससे क्या पता लगा सकते हैं बच्चों, तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं, ठीक है, चाल का फॉर्मूला होता है v। ठीक है, तो इससे हम इस ग्राफ से हम किसी की भी स्पीड का पता लगा सकते हैं, चाल का पता लगा सकते हैं। तो चाल क्या होती है, v इज इक्वल टू दूरी बटे समय। तो इस ग्राफ से हम क्या लगा सकते हैं, इस ग्राफ से अगर हम इसको आपस में दूरी और समय को हम आपस में इसका रिलेशन हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम चाल पता कर सकते हैं। तो चाल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई भी 2 पॉइंट लेने पड़ेंगे। समझ लो ये ले लिए हमने इस 2 पॉइंट को, कोई भी इस ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं, तो पहले पॉइंट को हम ऐसे मिला देते हैं, एक्स से एक लंब खींचते हैं और एक इसमें मिला देते हैं, तो इसको हम नाम रख देते हैं S1 और ये T1। ठीक है, ये टाइम है इसको T1, ये दूरी है इसको S1। अब दूसरे हम पॉइंट को भी ऐसे करके इसके समांतर मिला देते हैं, तो इससे हमें क्या पता चलता है, T2 S2। तो इससे हमें क्या पता चलेगा बच्चों, इससे हमें इसकी दूरी निकाल सकते हैं। तो दूरी कितनी है, S2, इन 2 पॉइंटों के बीच की दूरी हम पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस ग्राफ के द्वारा हम किसी भी वस्तु की चाल का पता लगा सकते हैं, किससे, दूरी समय ग्राफ से। अब हम देखें एक ग्राफ और हम बता रहे हैं जिसमें है, ठीक है, असमान चाल। दूसरा ग्राफ में हम असमान चाल, असमान चाल के लिए बच्चों इसमें भी हम दूरी समय लेंगे, वाई एक्सिस में हम दूरी लेंगे और एक्स एक्सिस में हम समय लेंगे। ठीक है, कोई भी वस्तु देखिए अब असमान चाल से चल रही है, तो देखिए पहले मैंने आपको टेबल बताई थी, तो 0 किलोमीटर हो गया, 1 2 3 4 5। असमान चाल के लिए बच्चों कोई भी वस्तु उसके वेग में परिवर्तन, असमान रूप से उसकी चाल में परिवर्तन होगी। ठीक है, तो ये ऐसे इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ये देखिए पहले ऊपर चढ़ रहा है, फिर उसके चाल में फिर कमी आ रही है। ठीक है, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, असमान रूप से परिवर्तन। तो ये ऊपर जा रहा है पहले, फिर नीचे जा रहा है, ऐसे भी बन सकता है, या फिर
इसके समान रूप से चाल उसमें परिवर्तन, या फिर ऐसे बन सकता है इसका ग्राफ, देखिए ऐसे असमान दर से वेग में परिवर्तन। ठीक है, अलग अलग समय में अलग अलग दूरी, ये समय ग्राफ है जिसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ये पॉइंट हमने इस टाइप का इसका ग्राफ स्लोप बनेगा। ठीक है, ये असमान चाल के लिए आएगा, लेकिन प्रैक्टिकल में कोई भी चीज है हम समान चाल के लिए लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, अब हम वेग समय ग्राफ को हम बता रहे हैं। वेग और समय को हम ग्राफ में कैसे दिखाएंगे ये बता रहे हैं। हमने वाई एक्सिस में हमने लिया, वाई एक्सिस में हमने लिया वेग और एक्स एक्सिस में लिया हमने समय। ठीक है, ये एक दूसरे के लंब पे आएंगी। अब देखिए एक इसमें हम लेंगे एक समान चाल। एक समान चाल में देखिए, एक समान चाल का मतलब हुआ समान समय अंतराल में व्यक्ति की चाल जो होगी समान रूप से बदलेगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक समान चाल से गतिमान। जब वस्तु कोई एक समान चाल से चलती है, देखिए पहले घंटे समझ लीजिए हम इसको ले रहे हैं, तो यहाँ पे दे रहे हैं 40 किलोमीटर पर आवर में। तो कोई वस्तु की चाल देखिए, ये देखिए पहले घंटे में इसमें ऐसा वाली लाइन, सीधी लाइन आएगी, इसकी एक समान चाल है। हर घंटे में इसकी चाल समान रह रही है, हर समय अंतराल में इसकी चाल समान रह रही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है चाल में। तो इसमें क्या आएगी, सीधी रेखा आएगी। तो इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। इससे हमें वेग समय ग्राफ से हम क्या पता लगाएंगे, वेग समय ग्राफ से हमें दूरी का पता चलेगा। ठीक है, इसको हम ग्राफ में कैसे दिखा सकते हैं, हमने वाई एक्सिस में वेग को दिखाएंगे और एक्स एक्सिस में हम समय को दिखाएंगे, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेड करेंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं कि 40 किलोमीटर हर घंटे में इसकी चाल समान है, तो एक सीधी रेखा आएगी। ये एक समान चाल का उदाहरण है। ठीक है, एक समान चाल में हम वेग समय ग्राफ को कैसे दिखाएंगे, एक सीधी रेखा दिखाएंगे, इसमें कोई स्लोप नहीं आएगा जैसे आपने पिछले वाले ग्राफ में देखा था। तो इसमें इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम दूरी पता लगा सकते हैं। दूरी करने के लिए हमें वेग और समय को गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, वेग गुणा समय, वेग और गुणा समय करने पर हमें दूरी पर, इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी दो पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे, एक और दो पॉइंट। ठीक है, और इस पे हम लंब खींचेंगे, ऐसे दो पॉइंट को मिला लेंगे। ठीक है, इसको हम दो पॉइंटों को, कोई भी दो पॉइंटों को मिला लेंगे और इसमें हम डालेंगे ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी लेंगे, ये दो लंब हम खींच लेंगे। तो इसमें ये दो भुजाओं, ये क्या बन गया है, आयत बन गया है। तो इसका क्षेत्रफल हम, तो इस आयत का क्षेत्रफल पता करने पर हमें इसके द्वारा तय की दूरी का हम पता लगा सकते हैं। तो क्षेत्रफल कैसे पता लगाएंगे, तो दूरी इज इक्वल टू, इसको एक तरीका और है, दूरी इज इक्वल टू ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसके द्वारा भी हम दूरी पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल कैसे होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, आयत का एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ क्या होगी, ए सी इंटू बी डी सी। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। दूरी कितनी, ए सी कितनी है, तो ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ए सी कितना है 40 किलोमीटर और डीसी कितना है, इसको भी हम दो पॉइंट रख लेंगे, T1 और T2। कितना हो जाएगा, T2 डीसी कितना हो जाएगा, टाइम, तो T2 माइनस T1। ठीक है बच्चों, तो ऐसे हम इसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। तो आगे बच्चों हम आपको गति का ग्राफिक दर्शन में एक समान त्वरित गति का ग्राफ बताने जा रहे हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। तो इसमें हमने वाई एक्सिस में हम लेंगे वेग और एक्स एक्सिस में लेंगे हम समय। ठीक है बच्चों, तो एक समान त्वरित गति के लिए बच्चों समझ लो कोई कार चल रही है, वो समान समय अंतराल में समान रूप से अपनी चाल में परिवर्तन हो रहा है उसके, एक समान रूप से, तो उसके लिए क्या आएगी, एक सीधी रेखा आएगी, एक समान
त्वरण मैंने आपको बताया था, त्वरण के बारे में आपको बताया था। एक समान त्वरण में क्या कहा था कि समान समय अंतराल में समान वेग से परिवर्तन होगा। तो कोई कार है जो समान रूप से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है तो उसमें क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या आएगा, एक सीधी रेखा आएगी। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई कार है तो उसके द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, तो उसके जो ओ ए जो स्लोप है उसके नीचे जो एरिया है, ठीक है, उसके नीचे जो एरिया है इसको मिला लेंगे, एक लंब खींच लेंगे। ठीक है, इसके नीचे हम लंब खींच लेंगे ऐसे करके। तो ये बी पॉइंट रख लेंगे इसको, ये जो स्लोप है इसके नीचे जो एरिया कवर हुआ है ये, ठीक है, ये एरिया कवर हुआ है, तो इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है तो वो जो होगा वो हमें बताएगा कि कार ने कितनी दूरी तय की है। एक समान त्वरण के लिए एक सीधी रेखा आएगी कि एक समान चाल से जो उसका वेग है वो समान समय अंतराल में समान रूप से उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है, तो कितना आ जाएगा, इसकी दूरी कितना हो जाएगा, तो जो ओ ए बी जो चतुर्भुज है, ठीक है, ओ ए बी जो ये चतुर्भुज, ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है, इसके द्वारा जो ओ ए बी ट्रायंगल का क्षेत्रफल, ठीक है, ये बता देगा हमें कि इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है। तो क्षेत्रफल कितना होता है, हाफ इंटू बेस कितना होता है, हाफ ओ बी, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर इंटू बी ए। तो इसके द्वारा हम इस एरिया के द्वारा हम इसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट है बच्चों, हमें ग्राफीय विधि से गति के जो समीकरण है, गति के कुछ समीकरण हैं, इंपॉर्टेंट समीकरण आपको याद करने हैं। ये आपको कैसे ग्राफ के द्वारा इनका डेरिवेशन करना है, कैसे इनको प्रूफ करना है, ये आपको बताते हैं आगे। तो गति के सबसे पहले तो गति के 3 समीकरण होते हैं। नंबर एक है v इज इक्वल टू, ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस at, ठीक है, ये गति का पहला समीकरण है। इसको v इज इक्वल टू u प्लस at, इसमें v जो होता है ये अंतिम वेग होता है, u प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण, t होता है समय। इसको हम बोलते हैं, इसके बीच में संबंध होता है वेग समय। ठीक है बच्चों, वेग समय बोलते हैं इसको, ठीक है। पहला जो इसका ग्राफिक रिप्रेजेंटेंट है, तो इसको इसका आपस में संबंध होता है इस समीकरण में, वेग समय संबंध, ठीक है। ये समीकरण हमें क्या बताती है, वेग और समय के बीच संबंध को बताती है, और ये आपको आगे बताएंगे ग्राफीय विधि द्वारा इसको कैसे प्रूफ करेंगे। नंबर दूसरा समीकरण है, ठीक है बच्चों, पहला समीकरण है वेग समय संबंध, दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है। ये जो समीकरण है ये दूरी और, ठीक है, दूरी और स्थिति का समीकरण है, ठीक है। ये दूसरा समीकरण जो है समय और स्थिति का संबंध, समय और स्थिति के संबंध को बताता है, ठीक है। दूरी और समय और स्थिति, ठीक है, समय और स्थिति के संबंध को बताता है, ठीक है। ये दूसरा गति का समीकरण s होती है, s इसको हम दूरी दिखाते हैं, u प्रारंभिक वेग, t समय, a त्वरण, t समय, ठीक है। और ये किसके हमें यानी इक्वेशन क्या बताती है, ये समय और स्थिति में दूरी का के बीच में संबंध बताती है। तीसरी समीकरण है, ठीक है, 2as, ठीक है, 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। 2as v स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हमें किसके बीच में संबंध बताती है बेटा, ये स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताती है, ठीक है बेटा। तीसरी समीकरण में स्थिति और वेग के बीच में संबंध बताती है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी समीकरण के बीच में कौन सी इक्वेशन जो है वो क्या बता रही है, किसके बीच में रिलेशन बता रही है। पहली इक्वेशन है वेग और समय के बीच में संबंध बताती है, दूसरी इक्वेशन है
समय और स्थिति के बीच में संबंध बताते हैं। तीसरी क्वेश्चन है वेग और स्थिति के बीच में संबंध बताती है। ठीक है बच्चों, अब आपको इसको ग्राफीय विधि द्वारा इसको कैसे प्रदर्शन करना है ये आपको सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपको पहली समीकरण जो मैंने आपको बताई थी वेग और समय के बीच में संबंध, उसको हम ग्राफ के द्वारा कैसे प्रूव करेंगे वो आपको बताते हैं। इसको ध्यान से देखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम इसमें दो लेंगे, एक वाई एक्सिस में हम वेग लेंगे, एक्स एक्सिस में हम समय लेंगे। तो इसमें हमने वेग और समय, वेग हमने इसमें देखा है, तो जो हमारा वेग है, ठीक है बेटा, इसमें हम वो लेंगे, इसको हम लेंगे, इसमें जो वेग है उसको हम दो पॉइंट लेंगे, इसको हम 0 से शुरू करके थोड़ा आगे से शुरू करेंगे तो वेग, ठीक है। तो इसमें हमने लिया, तो यहाँ से एक स्लोप बनेगा, सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। इसके लिए हमें यहाँ पर से एक सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। और यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट ले लिया ऐसे करके, फिर इसको दिखाएंगे ही, और यहाँ पर से भी हमने कुछ ले लिए हैं। इसमें आएगा एक सीधा स्लोप आएगा, ठीक है। इसको हमने नाम रख दिया है ए, इसको रख दिया है बी, यहाँ पे जाके स्लोप खत्म हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमने ए नाम रख दिया, यहाँ पे पहले इसको हम लेंगे, इसको हमने प्रथम प्रारंभिक वेग लेंगे, इसको प्रारंभिक वेग, सो इसको हमने यू से दिखाया है। और एक और पॉइंट ले लेंगे, इसको हमने ले लेंगे, इसको नाम दे दिया हमने ई दे दिया, इसको हमने दिया है अंतिम वेग, इसको हमने वी बना दिया है, इसको हमने ले दिया अंतिम वेग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक लाइन खींचेंगे ई से बी तक, इसको इतनी बनाएंगे जितना कि आपस में मिल जाए, ठीक है। ये यहाँ से हमने ई से बी तक एक लाइन बनाएंगे, इसको हम आपस में मिला लेंगे। अब क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे यहाँ से टाइम पर, जो हमने स्लोप है, स्लोप से भी एक लंब खींचेंगे हमने एक्स एक्सिस में टाइम पर, तो इसको हम नाम दे देंगे ए बी सी, ठीक है, इसको हम नाम देंगे सी। अब हम ओ ए पर एक समांतर रेखा खींचेंगे, जो बी सी लंब है उस पर, उस लाइन को जो बीचों बीच में हमने एक लंब खींचा, इसको हम नाम दे देंगे डी, ठीक है बच्चों, इसको हम नाम दे देंगे डी। अब ये हमारा तैयार हो गया ग्राफ। अब इस पे हम डेरिवेशन करते हैं। अब हमने देखो बच्चों, अब कुछ पॉइंट है आपको ये याद करनी जरूरी है। सबसे पहले आपको बता देती हूँ, जो ओ ए है ये क्या है, ओ ए क्या है, ये क्या है, ये है हमारा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग क्या क्या है, ओ ए, ये हमारा प्रारंभिक वेग क्या है, ओ ए है। तो ओ ए को हम ओ ए को हम डीसी भी लिख सकते हैं, ओ ए को हम क्या लिख सकते हैं, डीसी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ओ ए और डीसी आपस में बराबर है, ये समांतर रेखाएं हैं और ये क्या है, बराबर है, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब ओ ई क्या है, ये है अंतिम वेग, अंतिम वेग क्या है, ओ ई क्या है, अंतिम वेग है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, बीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या लेना है, जो ओसी है, ये क्या है, टाइम है, कुछ चीजें हमें लेनी है, टाइम क्या है, ओसी, और ये इसकी समांतर रेखा क्या है, एडी, तो हम इसको एडी के बराबर भी ले सकते हैं। ये कुछ पॉइंट आपको याद करने हैं, इसके आधार पर हम ये फर्स्ट डेरिवेशन प्रूव करेंगे। तो अब हम जो ये लाइन, जो ये बीसी है, बीसी को हम ऐसे भी दे सकते हैं, बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस डीसी भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं, बीडी प्लस डीसी। अब डीसी क्या है बेटा, डीसी क्या है, ओए है, डीसी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डीसी किसके बराबर है, ओए के बराबर है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं और करके, ठीक है। बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस ओए भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू प्रारंभिक वेग, ठीक है, क्योंकि डीसी जो है वो ओए के बराबर है, हम डीसी की जगह पे ओए भी लिख सकते हैं, क्योंकि बीसी क्या है, बीसी क्या है बच्चों, बीसी है हमारा अंतिम वेग। अब बीडी हमें बीडी के बारे में पता नहीं है, बीडी क्या है, ये बीडी हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, इसको हमने पता लगाना है। और ओए क्या है बच्चों, ये है प्रारंभिक। अब हम बीडी को इस साइड लेके इस साइड ले आएंगे, क्योंकि बीडी के बारे में हमें पता नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते
माइनस यू। लिख सकते नहीं लिख सकते बच्चों? तो ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। ये कितना आपको समझ में आ गया होगा ना, क्योंकि बी डी हमने एक साइड में रख दी है, हमें ये पता नहीं है बी डी क्या है, तो ये हमें पता लगाना है। तो ये हमने इसको इस साइड लाए, तो v माइनस यू ये हो गई। अब हमें त्वरण, क्योंकि हमें वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले वेग है u फिर दूसरा वेग है v, तो वेग में परिवर्तन क्या होता है? वेग में परिवर्तन क्या होता है बेटा? वेग में परिवर्तन होता है एक्सेलरेशन, त्वरण। ठीक है, तो त्वरण क्या होता है? त्वरण इज इक्वल टू v, वेग में परिवर्तन, अपॉन टाइम। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम। अब वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है बेटा? ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या हो रहा है? v माइनस यू। ठीक है, वेग में परिवर्तन, त्वरण की डेफिनेशन क्या होती है? a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t। ठीक है, v माइनस यू क्या है? bd है, तो a ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, at इज इक्वल टू v माइनस यू क्या है बेटा? bd है नहीं है? तो bd की जगह पे हम इस इक्वेशन को, ठीक है, at को हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो bd की जगह पे हम क्या रखेंगे बच्चों? at को रखेंगे। ठीक है, तो bd की जगह पे हम इस इक्वेशन को हम किस में रखेंगे? इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो bd की जगह पे क्या आ जाएगा? at इज इक्वल टू v माइनस यू। अब इसके द्वारा हम इसको इस इक्वेशन को हम सही ढंग से लगाने पर क्या हो जाएगा कि v को इधर ले आएंगे। ठीक है बच्चों, v को इधर ले आएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस at। ये हमारी क्या आ गई? हमारी बीसी इक्वेशन को हम सही से लगाने पे ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हमारी प्रूफ हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? v इज इक्वल टू प्लस 80। चलो हो गया बच्चों, आपकी समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गई होगी। तो जहां पे आपको समझ में नहीं आया है मैं आपको दोबारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये वीडियो में इसकी सेकेंड वीडियो का प्रूफ करना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू बच्चों।